Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers Adda of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class plus 2. Okay, please do subscribe our channel if you didn't subscribe yet and share our video, like our video, comment on our video as much as you can. So in our previous lecture we have started a most important chapter of our class plus 2 syllabus, that is accounting ratios. We have discussed the theory part in detail and we have did some first type of accounting ratios, right? Okay, that is liquidity ratio, that we have discussed all the three formulas of the liquidity ratio and we have discussed that what type of sums are will come in the question paper. ओके सो आज हम अपनी बाकी की टाइप्स को कंप्लीट करने की पूरा कोशिश करेंगे. हमने ये करा था, हमारी 5 टाइप्स हैं. फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, राइट. सेकंड टाइप इज टर्नओवर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो, राइट. दीज ऑल आर द नेम ऑफ द सेम रेशियो. सो हमने पुराने लेक्चर में अपना डिस्कस करा था डेफिनेशन पार्ट, यूजेज, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज एंड टाइप्स ऑफ रेशियोज, राइट. सो आज हम करना जा रहे हैं टर्नओवर, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो. अब हम इसके फॉर्मूलाज को करेंगे गाइस. सो प्लीज ध्यान से देखो. सबसे पहला इसका फॉर्मूला होगा जिसको हम कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होती है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो होती है जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेकर एवरेज स्टॉक के साथ कंपेयर करते हैं तो उस रेशियो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं. अब इसमें थोड़ा सा फर्क होता है. जो भी रेशियोज इस टाइप के अंडर आएंगी वो हम डिनोट करेंगे टाइम्स के साथ. पहले हम क्या करा था, हमने 2:1, 1:2, right? Our answer at this types of ratios the answer would be like 4 times, 4.5 times, 6 times, right? These type of answer would be our stock turnover ratio. क्या होती है? Or we can say second name is inventory turnover ratio. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज स्टॉक. अब इस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे स्टार मार्क कर दो, एवरेज स्टॉक पे डबल स्टार मार्क कर दो. अब इन दोनों के हमें फॉर्मूलास हमें कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक. अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा sales, now we can say net sales minus gross profit or net sales minus plus gross loss. ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. नेट सेल्स मैंने क्यों लिखा? नेट सेल्स होता है सेल्स माइनस सेल रिटर्न. ओके, और सेल रिटर्न क्या होती है? जैसे हमें पता है कि कुछ गुड्स आई और कुछ गुड्स हमें वापस आई तो हमें नेट लेनी है. अगर कोई अपने प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो हम उसको माइनस करेंगे. नेट सेल्स के में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे. अगर ग्रॉस लॉस है उस ईयर का तो प्लस करेंगे. हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है जब हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हुई होती तो हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन होती है. सो उसका फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो अगर हमें क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस दिया, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर हमें ये चीजें नहीं दी हुई, हमें नॉर्मल सी फिगर्स दी हुई हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नेट परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब आप ध्यान से अगर इसको क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से समझो, इस फॉर्मूला बनाने का रीजन क्या है, ये कहीं ना कहीं जाके बनेगा कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनेगा हमारा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ही बनेगा। कैसे? जब हम ओपनिंग स्टॉक करते हैं, ऐसे हमारा होता है अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओके, P&L अकाउंट में जब ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ डालते हैं, ठीक है जी, अब परचेजेस भी यहाँ डलती हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जो सेल्स होते हैं यहाँ पे डलती हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डलता है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ डलते हैं, ठीक है। जो अगर यहाँ बैलेंस, अगर ये ज्यादा है, यहाँ पे ये कम है, बैलेंस आता है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। ओके, और अगर यहाँ ये बैलेंस ज्यादा, ये कम है, तो ये ग्रॉस लॉस बन जाता है। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ डला, नेट परचेज ये डला, ठीक है जी। अब उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ डला, अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये डला, और अब अपना, ठीक है जी। और बचा क्या हमारे पास, सेल्स, ठीक है। अब सेल्स है, अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें क्या ने दिया, सेल्स ने दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ने दिया। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो हम इनको क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या हम अगर इसको क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस तो यही फिगर्स बचेंगी, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें अगर ग्रॉस लॉस बचा, तो ग्रॉस लॉस हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे अपना नेट सेल्स में। ओके, अब ये बात डिपेंड है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है तो ऐसे निकालेंगे, अगर नहीं दी तो फिर सिंपल मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। सो ये आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता लग गया, कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है जी। अब एवरेज स्टॉक कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो आई होप कि आपको आराम से आएगा। एवरेज, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट भी करा मेथड, राइट, गुडविल वैल्यूएशन का, तो एवरेज स्टॉक कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आया, एवरेज स्टॉक निकल आया, तो हमारा आंसर जो होगा, मान लो ये हमारा आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया अपना 1 लाख, एवरेज स्टॉक हमारा आया 50,000। ओके, अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 क्या होगा, 0.2 टाइम्स, ठीक है जी। ये टाइम्स में आएगा हमेशा आंसर, हम रेशो में नहीं लिखेंगे, ये इसको डिवाइड प्रॉपर करेंगे, और जो भी आंसर आया पॉइंट में आया हम टाइम्स में लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा हो गया। अब हमें कई बार क्वेश्चन में साथ में दिया होता है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक वेलोसिटी और इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। अब हम इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड या स्टॉक वेलोसिटी
इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे? इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर आया मीन से टाइम्स में आया, राइट, ओवर हम करेंगे 365 या 366 या 12 या 52। अब सिंपल सी बात है, ओवर क्या करेंगे हम, STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमारा आया था टाइम्स में। 365 कब करेंगे, जब हमारा लीप ईयर नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन दी है 2020 की, 2020 का लीप ईयर, तो हम 366 करेंगे वेलोसिटी निकालते वक्त, राइट। अगर उसने बोला है स्टॉक वेलोसिटी इन डेज, अगर डेज में बोला है तो हम ये ऑप्शंस चूज करेंगे। अगर उन्होंने बोला है कैलकुलेट स्टॉक वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ मंथ, तब हम 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 ऊपर करेंगे और आंसर मंथ्स में होगा। तो आंसर भी 3 तरह के होते हैं इसके, जो कि आंसर है मंथ्स, ये होता है डेज, वीक या मंथ्स। अब 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में। सो अगर हमें क्वेश्चन में दिया इन डेज मंथ्स, अगर नहीं दिया तो आप नॉर्मल डेज में कर सकते हो। उन्होंने बोला स्टॉक वेलोसिटी पीरियड निकालो, जो भी आंसर है उसको डेज लिख दो आगे। ये क्या होता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, कि किस पीरियड में हमें इन्वेंट्री, कितना टाइम लगता है इन्वेंट्री को, स्टॉक को कैश में कन्वर्ट होते हुए। ओके, हमारा टर्नओवर रेशियो क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज स्टॉक, इनटू से हमारी सेल्स कहीं ना कहीं आई इन्वॉल्व हुई, तो सेल्स को कैश होते हुए कितना टाइम लगता है साल में, ये हमारा ये निकलेगा। ठीक है जी। अब ये हमारी होगी फर्स्ट टाइप, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक वेलोसिटी और इन्वेंट्री कन्वर्जन रेशियो। अब हमारा सेकंड रेशियो होती है, इसके अंदर इसको कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वी कैन से। टर्नओवर, ठीक है जी। डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होती है हमारी, डेटा टर्नओवर रेशियो होती है नेट क्रेडिट सेल। डेटर कब हमारे जनरेट होते हैं बैलेंस शीट में, जब हमारी क्रेडिट सेल होती है, राइट। क्रेडिट सेल क्या होती है, मीन टू से हम उधार में सेल करते हैं, तो डेटर तभी क्रिएट होते हैं, राइट, तभी हमारे डेटर आते हैं। तो हमें कैश सेल को एक्सक्लूड करना है क्रेडिट सेल निकालते हुए। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सी क्या बात होगी, नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर्स। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल्स। जब हम नेट क्रेडिट सेल में से निकालते हुए सेल से सेल रिटर्न माइनस करेंगे कैश सेल, तो हमारी आएगी नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा हमारा। उसके बाद एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होता है, डबल स्टार मार्क, एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये तो सिंपल सी बात है, एवरेज किसी की भी चीज का निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो हमारा एवरेज डेटर, तब हमें नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला पता लग गया, एवरेज डेटर का फॉर्मूला पता लग गया। नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर, हमारा क्या आएगा, डेटर टर्न ओवर रेशियो। मतलब ये भी हमें टाइम्स में हम
लिखेंगे। टाइम्स में हम लिखते क्यों हैं? टाइम्स में हम इसलिए लिखते हैं कि साल में कितनी बार, राइट, ये चीज होगी। स्टॉक कितनी बार कैश में हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स, राइट, 2 बार लगेंगी इसको कैश होते हुए, राइट, स्टॉक को, और अपना जितना हमारे पास स्टॉक है उसको 2 बार लगेगी, और डेटर टर्नओवर से 2 बार हमारा लिक्विड होगा डेटर्स, मतलब हमें पैसे आएंगे अपने डेटर से। अब ये है हमारा, अब हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया। अब वैसे ही कलेक्शन पीरियड और हम कह सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेटर वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था? डेटर वेलोसिटी या हम कह सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। डेटर वेलोसिटी एवरेज कलेक्शन पीरियड का वैसे ही फॉर्मूला है 365, 366, 12, 52 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, आई होप कि ये तो सिंपलेस्ट रेशियोज हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दोबारा से स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज स्टॉक, हमारा निकल आया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद स्टॉक वेलोसिटी होगा 365, 366, 12, 52 एज अ केस में भी डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल कैसा है? क्रेडिट सेल्स, राइट, सॉरी, टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल, नेट क्रेडिट सेल हमारा आ गया। उसके बाद हमारा ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज डेटर आ गया। तब हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो निकल आई, तो हमारा डेटर वेलोसिटी भी ऐसे होगा। ठीक है जी, अब ये भी हो गया जी। अब सेम सिमिलरली डेटर है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स भी होगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जैसे डेटर्स हमारा किस पे डिपेंड होता है? सेल्स पे। डेटर्स का लिंक किसके साथ है? सेल्स के साथ। क्रेडिटर्स का लिंक किसके साथ है? हमारी परचेज के साथ। तो इसमें क्या आएगा? नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज क्रेडिटर, नॉर्मल सी बात है। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, हम थर्ड है हमारी रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है अपना नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। नेट क्रेडिट परचेज, जल्दी से, वैसे डेटर्स के जैसे नेट क्रेडिट, जब हमने नेट क्रेडिट सेल निकाली वैसी क्रेडिट परचेज क्या होगा? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, राइट, और माइनस कैश परचेजेस, इसका ये फॉर्मूला होगा। अब नेट क्रेडिट परचेज ऐसे ही, परचेज टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। अब एवरेज क्रेडिटर ऐसे ही, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, हमारा ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब हमारा आएगा क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो के साथ ही हम जैसे क्रेडिटर वेलोसिटी या एवरेज पेमेंट पीरियड, इसमें था एवरेज कलेक्शन पीरियड डेटर टर्नओवर रेशियो में। क्यों? क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्या होगा? हमें पैसे देने हैं, तो क्या होगा? क्रेडिटर्स वेलोसिटी और एवरेज पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर वेलोसिटी एवरेज पेमेंट पीरियड। Similarly, 365, 366, 12 and 52 divided by क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। हमारा
ये भी हो गया, राइट। अब हमारा इस मेन हेडिंग के अंदर लास्ट रेशो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फोर्थ रेशो, राइट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसमें क्या होगा, नेट सेल्स, आई होप, क्या नेट सेल्स ओवर वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर वर्किंग कैपिटल। ठीक जी, दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम नेट सेल्स ले सकते हैं, नेट सेल्स ओवर सेल्स मैंने से रिटर्न लेकर वर्किंग कैपिटल, या हम से बीच में ग्रॉस प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर वर्किंग कैपिटल। अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो हम सीधा करके, तो ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा सर, राइट। अब इसका आगे हम करेंगे वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल निकालते वक्त करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा ये खत्म। सो हमने अभी टर्नओवर परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, एक्टिविटी रेशियो के अंडर हमने 4 टाइप्स करी। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, second one is debtor turnover ratio, third is creditors turnover ratio, and fourth is working capital turnover ratio। ठीक जी, हमने 4 टाइप्स कर दी। अब एक हम पहले हम ना आज अपने मेथड्स कवर करते हैं, फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये क्लासेस अच्छे से देख लोगे तो आई एश्योर यू दैट इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप क्लास को अच्छे से देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आप देखोगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक एक आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। सो इसके बाद हमारी सेकंड टाइप कंप्लीट। अब थर्ड टाइप क्या आती है हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं इसमें एक तो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें ये ना, ये बहुत सिंपल से रेशियोज हैं, इसको साथ साथ में हम फटाफट कवर कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, जीपी ओवर नेट सेल्स। और ये जो होगा ये परसेंट में हो गए क्योंकि 200 कर रहे हैं, ठीक है जी। इसका आंसर हमेशा परसेंट में होगा। अब नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आएगी बात, नेट प्रॉफिट में भी आएगी बात। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स,
ठीक है जी। ऑपरेटिंग पहले आएगी, एक तो ऑपरेटिंग रेशियो होगी, पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी होती है, पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल्स 100। अब ये समझने की बात है ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है। ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, यहीं पे हो जाएगा हमारा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses plus selling and distribution expenses। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकला है। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। अब इसके बाद अब हमने ऑपरेटिंग रेशियो सीख ली कैसे होना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट पता लग गई, ओवर नेट सेल्स इनटू 100, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो भी हो गई। सो प्लीज राइट डाउन ऑल द थ्री फॉर्मूलाज इन योर कॉपी। Now, fourth one is operating profit रेशियो। पहले हमने कौन सी रेशियो देखी थी, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमारा आएगा जो नेट सेल्स, जो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली थी उसको माइनस कर देंगे। नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि इसका फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब समझ में आया, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। ये हमारा ट्रेडिंग P&L है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉप डाउन हो जाता है। अब इसमें क्या फॉर्मूला था, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारा क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें क्या फॉर्मूला है, नेट सेल्स, सेल्स यहाँ होगी माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ होगी, कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ होगी, सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ तो अगर हमें नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली निकालना, नेट प्रॉफिट हमारा लास्ट में निकलता है यहाँ पे, जब हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट इनकम्स सारा कुछ ऐड ऑन या प्लस करके सब कुछ आता है तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। अब नेट प्रॉफिट में ऊपर से हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको तो लेना, अब जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना उसको हम ऐड बैक कर लेंगे। नेट प्रॉफिट प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम ऐड बैक करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा जी यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम नेट प्रॉफिट, हम अगर पीछे से चलेंगे तो हम नेट प्रॉफिट से हम क्या प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो भी हमारा यही आएगा जिसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, अब क्योंकि नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए होते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस होते हैं। तो नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। तो हमें बट क्या माइनस करना था, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसलिए हम जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको ऐड बैक कर लेंगे, जो हमने माइनस कर दिया था, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट हम बचेगा, तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट या नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला होगा हमारा, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें मेनली चाहिए होता है, इसमें क्या होता है, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट कुछ हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी तो होती है इस साइड पे, तो उसको भी हम इसमें अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस सारी एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो प्लीज राइट डाउन। अब इसके बाद एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। एक्सपेंस रेशियो में जो पर्टिकुलर एक्सपेंस, मीन टू से हमें कह दिया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, तो हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ओवर नेट सेल कर देंगे 200। मीन टू से पर्टिकुलर एक्सपेंस, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस को जब हम नेट सेल्स के साथ डिवाइड करेंगे तो 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्सपेंस रेशियो। कैश प्रॉफिट रेशियो, अब कैश प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, कैश प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। ओके, अब कैश प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैश प्रॉफिट में जब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम नहीं करते, मीन टू से नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, है ना, अपने इनकम में से माइनस करते हैं ना, डेप्रिसिएशन इस साइड डालते हैं, बट हमने डेप्रिसिएशन को नहीं लेना, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आइटम, राइट। सो हम नेट प्रॉफिट में से अगर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे तो जो आएगा वो हमारा कैश प्रॉफिट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब कैश प्रॉफिट क्या होता है, नॉन कैश आइटम्स को हम नहीं लेना, डेप्रिसिएशन क्या है हमारी नॉन कैश आइटम, बाकी सारे हमारे एक्सपेंसेस जो इनकम होती है वो कैश आइटम्स होती है। एक डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारी नॉन कैश है, तो हम उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मीन टू से डेप्रिसिएशन हम पहले माइनस करते थे, नॉन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेंसेस साइड पे डालते थे, जिस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम होता था, कम होता है ना, तब उसको नेट प्रॉफिट उतने से इंक्रीज हो जाएगा जितने की डेप्रिसिएशन होगी। ओके, सो हमारा कैश प्रॉफिट रेशियो भी निकल आया। सो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ये 6 टाइप्स होती हैं रेशियोज की। कौन कौन सी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, कैश प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हमारी 6 टाइप्स होती हैं जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और एक चीज आपने कॉमन देखी होगी इस रेशियोज को याद करने की,
कुछ भी कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ओवर हमेशा नेट सेल होगा। ठीक है जी, हर बार नेट सेल होगा ओवर में। नीचे डिनोमिनेटर और कुछ नहीं आएगा, हमेशा नेट सेल आएगा, चाहे आप जो सा मर्जी फॉर्मूला देख लो इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का। आई होप यू आर टोटली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंप्लीट हो गई, टाइप बी हमारी कंप्लीट। अब हमारी फोर्थ कौन सी टाइप थी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमारी पहली टाइप होगी डेट इक्विटी रेशियो। हमें डेट इक्विटी रेशियो के नाम से ही पता चलता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेट ओवर इक्विटी। ठीक है जी, अब जो डेट होता है हमारा वो कैसे कैलकुलेट होता है? डेट, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास डेट को लेने के। कौन सा डेट लेना है? एक तो है लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी, और एक अकेला लॉन्ग टर्म लोन। मीन टू से एक्सक्लूड्स करंट लायबिलिटी। यहां तो हम एज्यूम करेंगे जी अकेला लॉन्ग टर्म लोन को डेट, यहां तो हम करेंगे जी लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम इसको फॉलो करते हैं, करंट लायबिलिटी नहीं लेते डेट में। ठीक है जी, बट आप दोनों में से एनी वन यू कैन चूज एंड राइट अ नोट दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट डेट इज लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लायबिलिटी। अब इक्विटी क्या होगा हमारा? इस पे डबल स्टार मार्क, इक्विटी और वी कैन से शेयर होल्डर्स फंड नेटवर्थ प्रोप्राइटर फंड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस माइनस fictitious assets माइनस P&L का डेबिट बैलेंस। अब इसका क्या फॉर्मूला था? इक्विटी शेयर होल्डर फंड नेटवर्थ या प्रोप्राइटर फंड का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस, जो हमारा लायबिलिटी साइड में हमेशा होता है। ये लायबिलिटी साइड वाली आइटम्स हैं। अब एसेट साइड में से माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स माइनस P&L का डेबिट बैलेंस, मीन टू से लॉस।
दिस प्रॉफिट। ओके, अब हमारा ये इक्विटी कह लो, शेयर होल्डर फंड कह लो, नेटवर्थ कह लो, प्रोप्राइटर्स फंड कह लो, कुछ भी हो तो ये फॉर्मूला है। सभी का नाम, सभी का फॉर्मूला एक है। ठीक है, अब हमने डेट सीख लिया, लॉन्ग टर्म डेट लेना है प्लस करंट लायबिलिटी या अकेला लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, राइट, लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमारी लायबिलिटी साइड में दिख रहे होते हैं वो सारा। ठीक है, अब इक्विटी का फॉर्मूला आ गया, डेट ओवर इक्विटी, हमारा डेट इक्विटी रेशो कवर्ड। और इसमें ये इसका एक रूल ऑफ थंब है, इसको 1:1 अप्रोप्रिएट है। अगर हमारी 1:1 आती तो अप्रोप्रिएट है, जितना डेट उतनी इक्विटी। हमारी फर्म जो है, हमारा बिजनेस जो है वो सही ट्रैक पे है। ठीक है, तो जितना डेट है उतना ही इक्विटी है, ओवरबर्डन विद डेट नहीं है। अगर इससे बढ़ता है तो हमें बट हर फर्म को क्या करना चाहिए? इससे हायर रेशो को देखना पड़ेगा। मीन से अगर इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज ज्यादा हो तो बेटर है। ठीक है जी, अब इसके बाद हर एक बंदे को देखने का नजरिया अलग है। अगर ये डेट इक्विटी रेशो कौन निकाल रहा है? क्रेडिटर निकाल रहा है ना, तो क्रेडिटर चाहेगा कि बिजनेस में इक्विटी ज्यादा हो डेट के कंपैरिजन में। मीन से ऑनर्स के पास पावर ज्यादा हो। कैसे कि तब वो चाहेगा कि ये ना कम से कम हो, मीन से न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से। और अगर बात करें एक इन्वेस्टर की या कुछ एक स्टार्टअप बिजनेस की, तो प्रेफरेबल होगा बिजनेसमैन को कि डेट हमारा ज्यादा हो, इक्विटी कम हो, जिससे इक्विटी कंट्रोलेबल हो। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कैपिटल को अपनी डाइल्यूट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता पब्लिक करना, मैं इक्विटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा इक्विटी भाई इक्विटी कम ही रहे, हमारा जो डेट है बैंक से लोन्स ले लो, डेट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हर एक का नजरिया अलग है। बट इसलिए हम कहते हैं 1:1 इज अ रूल ऑफ थंब, मतलब हमारा एज अ फॉर्मूला ऑफ रूल ऑफ, हमें ये ही ठीक है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। सो 1:1 वुड बी एप्रोप्रिएट। अब इसके बाद जो सेकंड है, फंडेड डेट। फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। फंडेड डेट जो हमारा होता है, इसका फॉर्मूला यही होगा, फंडेड डेट ओवर टोटल कैपिटलाइजेशन 200। और आपको पता लग जाएगा जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थी, अब हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें मीन से जो हमारा इसके पहले था डेट ओवर इक्विटी, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई 100 आ रहा है फॉर्मूला में, तो इट मीन उसका आंसर परसेंट में हम लिखेंगे, आंसर के आगे हम परसेंट डालेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो रेशो, बाकी हमने टर्नओवर रेशियोज में बता दिया, टाइम्स में आंसर आता है हमारा, और डेज में नीचे वेलोसिटी वाले केस में। अब फंडेड डेट कैसे निकलता है? फंडेड डेट निकलना नहीं है, फंडेड डेट का मतलब होता है, फंडेड डेट मीन टू से लॉन्ग टर्म डेट ओनली। ठीक है, फंडेड डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ये अज्यूम है। अब टोटल कैप,
टोटल कैप होता है फंडेड डेट प्लस इक्विटी, एंड इक्विटी का याद करो हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने पहले ही कर लिया हुआ था। क्या था इक्विटी का फॉर्मूला? था इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस प्लस डिबेंचर्स प्लस लोन्स, राइट। कोई सारे जो हैं प्लस बॉन्ड्स प्लस मॉर्टगेजेस, इसमें जो होता है हमारा, ये देखना, जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट होते हैं डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, राइट। और डेट फंडेड डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी क्या होगा? इक्विटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये था हमारा इक्विटी का फॉर्मूला। और प्लस फंडेड डेट क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट्स, मीन टू से फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी, मॉर्टगेजेस। सो ये हो गया फंडेड डेट का हुआ लॉन्ग टर्म डेट और फंडेड डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। अब इसमें भी जो फंडेड डेट टू इक्विटी था, इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए कि जब हमारा लोअर होगा तो बेटर होगा, मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज पे हम कम रिलाई कर रहे हैं, हमारी सेल्फ ओन्ड है, ठीक है, इक्विटी हमारे पास है सफिशिएंट। हायर होगा तो हमारी पोजीशन नॉट गुड है, पोजीशन इज नॉट गुड, हम बिकॉज आउटसाइड लायबिलिटीज पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, हमारा मेनली एक्सपेंसिव हमारा इंटरेस्ट वगैरह में खर्चा चला जाता है। सो ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल। नाउ proprietary ratio, third is proprietary ratio। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है? जब हम इसको प्रोप्राइटरी भी कह लें, हमने पहले सीखा, इक्विटी भी कह सकते हैं, नेटवर्थ भी कह सकते हैं, नेटवर्थ टू टोटल एसेट रेशियो ये कहते हैं हम, या शेयर होल्डर फंड रेशियो। अब इसमें क्या है? इक्विटी ओवर टोटल एसेट्स। जो हमने शेयर होल्डर फंड इक्विटी सीख लिया पहले, क्या था फॉर्मूला? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, ये हमने किया था इक्विटी का फॉर्मूला। अब इसमें योर प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एंड माइनस प्लस माइनस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एंड प्लस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। तो हमने ये करा था, हमें इक्विटी पता लग गया, इसका फॉर्मूला इक्विटी ओवर टोटल एसेट्स। बट हाँ, इक्विटी तो हमने सीख लिया, बट टोटल एसेट्स जो हैं, इसमें एक बात याद रखनी है, इट एक्सक्लूड्स करंट एसेट्स, oh sorry, fictitious assets, it excludes fictitious assets, ठीक है जी। बाकी सारे टोटल एसेट्स ले लें, फिक्स्ड करंट सारा कुछ, fictitious assets, इसको लिख लो, फिक्स ना समझना आप इसको, fictitious। ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो हो गई। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या हम कह सकते हैं इसको डेट सर्विस रेशियो।
नेट प्रॉफिट, इसमें कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको हमें पता है, जब नेट प्रॉफिट टैक्स और इंटरेस्ट के पहले वाला उसको हम यहां लेंगे, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या होते हैं, ये हमें जो हमें फिक्सली पे करने पड़ते हैं, जैसे बैंक्स, ठीक है जी, डिबेंचर्स, ये सारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं, वो नीचे डिनोमिनेटर होगा, हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये डेट सर्विस रेशियो हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट फॉर्मूला अंडर द मेन हेडिंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है जी। ऑप्शन 1 में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल हम लेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ओवर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड्स ओवर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पे आप एक स्टार मार्क दे लो, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। अब इसके अंदर दो फॉर्मूला होते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो के, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, एनी ऑप्शन यू कैन चूज, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है जी। अब इन दोनों, अब लेकिन जो टोटल कैप एम्प्लॉयड है ये हमें कैलकुलेट करने का तरीका, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड्स होते हैं जिससे हमें फिक्सली इनकम आनी ही आनी है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया होगा, अगर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा, लॉन्ग टर्म डेट दिया होगा, तो हम ये चूज करेंगे। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की हुई, हमें ये इन्फॉर्मेशन है, तो हम इस मेथड से निकाल लेंगे, ओके। सो दिस कंप्लीट्स आर all the formulas of long term solvency ratio. So अब हमारे मेजर चार टाइप्स हो गए हैं रेशियोज के कंप्लीट, दैट इज फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो हो गया हमारा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, टर्नओवर रेशियो हो गया, एंड हमारा रह कौन सा गया, मिसलेनियस रेशियो रह गया। मिसलेनियस रेशियो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कुछ ट्राई करेंगे of this chapter. So if you didn't subscribe yet this channel, so please subscribe and share this video as much as you can, and we'll meet you in the next